हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में दोस्तों मैं एसएससी सीएचएसएल 2020 का जो 12 अप्रैल को पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट, उसको सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, 12 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट सारे मैथ के क्वेश्चन ओवरऑल 25 जितने भी होते हैं सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाला हूँ, साथ में डीआई को भी। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिएगा। इस शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो चैलेंजिंग रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन चैलेंजिंग हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, बस ज़्यादा नहीं। लेकिन उन चैलेंजिंग क्वेश्चन को अगर आप करके आते हैं तभी तो आप बाकी सबसे डिफरेंट काम करोगे, बाकी सबसे आगे जाओगे। तो आपको टारगेट करना है हमेशा 25 में 25 क्वेश्चन, और अगर मेंस का पेपर है तो 200 में 200 पूरे। मैथ्स में टारगेट पूरे में पूरे 100 में 100% करना चाहिए ऑलवेज। और उसके लिए ज़रूरी है आपको दोस्तों कि हर एक तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने आना चाहिए। अब हर एक तरह का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैट और जेट लेवल के पेपर आप सॉल्व करने लगो। एसएससी के किसी भी पेपर में जितने तरह के क्वेश्चन आए हैं, हर एक तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आने चाहिए, चाहे वह सीजीएल में आया हो, प्री में आया हो, या मेंस में आया हो, या फिर सीएचएसएल में आया हो, एमटीएस में, स्टेनो में, सीपीओ में, किसी में भी आया हो। एटलीस्ट आपके एसएससी के हर एक पेपर के मैथ्स क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, चाहे वह टफ पेपर रहा हो या फिर इजी पेपर रहा हो, चाहे मॉडरेट पेपर रहा हो, आपको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं सीएचएसएल का 2020 का पेपर सॉल्व कर रहा हूं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर से हमारे चैनल के साथ आप जुड़ जाइए। एनके मैथ्स नंदू कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ इस नाम के टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको अपडेट और पीडीएफ्स मिलती रहे। आपके डाउट भी मैं क्लियर करता हूं। डाउट के लिए आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं या भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को पूरी जरूर से देखिएगा दोस्तों, और वीडियो मैं जल्दी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं हर एक दिन मैं एक वीडियो या फिर 2 वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेहनत कर रहा हूँ। इसीलिए आप भी कम से कम वीडियो को लाइक और साथ में वीडियो में कमेंट किया कीजिए। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक जरूर से करें, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखो, मैं जनरली वीडियो में जब ऐसे प्रीवियस ईयर को सॉल्व करता हूं तो जो आंसर होता है वो उसे मिटा देता हूं, ताकि आप वीडियो के साथ साथ खुद से भी सॉल्व कर पाएं। तो जब वीडियो देखें तो आप चाहें तो पहले से इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड शिफ्ट 12 अप्रैल आप देख रहे हैं, तो आप चाहें तो ऑलरेडी इसको पहले खुद से सॉल्व करके देख लें पेपर को। इसकी पीडीएफ पड़ी है हमारे टेलीग्राम पे, और उसके बाद आप वीडियो को देखें, या फिर वीडियो के साथ साथ भी आप कर सकते हैं, लेकिन वीडियो देखने के बाद ना करें। ठीक है, वीडियो देखने के बाद उन्हीं क्वेश्चन को करें जो आपको चैलेंजिंग लगते हों, या जो जिसमें आप जा करके काफ़ी ज़्यादा फंस रहे हैं, या आपके लिए जो चैलेंजिंग हो। ठीक है, चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूँ और पहले क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। देखें भाई, पहला सवाल हमारे पास नंबर सिस्टम का काफ़ी अच्छा सवाल है अपने आप में। इसकी मैं अलग से भी एक वीडियो बना चुका हूँ, आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देखिएगा। पहले सवाल में मेरे भाई ये दिया है कि एक नंबर है ये वाला, यदि ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो हमें a माइनस बी की लिस्ट वैल्यू बतानी है। बिल्कुल मिनिमम वैल्यू a माइनस बी क्या हो सकता है, a माइनस बी की मिनिमम वैल्यू बतानी है। इफ़ दिस वैल्यू इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11। ये जो नंबर दिया है ये 11 से अगर पूरा कट जा रहा है तो a माइनस बी का न्यूनतम मान क्या हो सकता है। काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए, ऐसे सवाल में आपको करना क्या चाहिए, पहले आप समझिए, बहुत ध्यान से बात समझिए मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। काफ़ी अच्छा सवाल है ये, आगे आने के पूरे चांसेज हैं कि ये सीपीओ में या फिर खुद सीजीएल मेंस में ये रिपीट हो जाए, सीजीएल मेंस में या फिर सीपीओ में ये रिपीट हो सकता है। इस टाइप के कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकते हैं। आप देखिए, काफ़ी अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर पहले 11 से डिविजिबिलिटी की जो रूल होती है वो हम अप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो देखो, मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए दोस्तों। अगर आप अल्टरनेट नंबर ऐड करके माइनस करते हैं तो वो जो रिजल्ट आना चाहिए वो 0 आना चाहिए, या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। नियम यही होता है 11 की डिविजिबिलिटी की, कि आप एक डिजिट को छोड़ करके ऐड कीजिए, यानी कि अल्टरनेट डिजिट्स को ऐड कीजिए, और उनका सम का जो डिफरेंस होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए, या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, तो ये 11 से डिविजिबल हो जाता है। तो पहले हम ऐसे ही ऐड कर लेते हैं। देखो, a में अगर 2 को जोड़ेंगे तो a तो नहीं जोड़ सकते हैं, 2 से हम शुरू करते हैं। 2 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 और 4 19। यानी कि फर्स्ट वाला टर्म तो हमारा a और प्लस का 19 आ गया। बात समझिएगा, फर्स्ट वाला क्या आ गया हमारे पास दोस्त, a और प्लस का 19 आ गया। अब सेकंड की मैं बात करता हूँ। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं b वाला ऐड करूँगा, यानी कि a से छोड़ करके सेकंड नंबर से काउंट करना शुरू करूँगा। तो देखो, 9 से 9 और 5 कितना हो गया, 14, 9 5 14। फिर b को तो जोड़ेंगे नहीं, 14 और 8 कितना हो गया, 22। तो b प्लस 22 हो गया। ये पहला वाला आया अपना, और सेकंड वाला क्या हो गया दोस्तों, b और प्लस का 22। सेकंड वाला क्या आया है, ध्यान दीजिएगा, b और प्लस का 22। अब जब मैंने ये निकाल लिया कि दोनों अल्टरनेट डिजिट्स को
सम करने पर, जोड़ने पर ये आ रहा है, तो इनका अंतर क्या आना चाहिए, 0 या फिर 11 या फिर 11 का मल्टीपल, यही होता है नियम। तो देखो पहले मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा। पॉसिबिलिटीज क्या क्या है हमारे पास, जरा चेक कीजिए। पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि या तो हम इसमें से इसको माइनस करें, यानी कि a+19 जो है इसमें से मैं माइनस करूं b+22 का, यही बात है। पहले वाले में से सेकंड वाले को माइनस करूं तो ये वैल्यू 0 या फिर 11 आ जाए, बात समझ रहे हैं। या फिर हमारे पास ये भी पॉसिबिलिटी है कि दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस करूं, अंदर का मतलब पहले में से दूसरे को घटाओ या दूसरे में से पहले को घटाओ। देखो काफ़ी लोग यहीं पर गलती करेंगे, ठीक है, काफ़ी लोग यहीं पर गलती करेंगे। और 3 जैसे देखो अभी आप अगर इसको सॉल्व करते हो तो आप बोलोगे भाई कि ये वैल्यू कितनी बन रही है, a में से b को माइनस करो तो आप बोलेंगे कि ये बनेगी भाई a-b। फिर 19 में से 22 को माइनस करेंगे तो -3 = 0 होगा या फिर 11 होगा। यहाँ से अगर आप a-b की वैल्यू निकालते हैं दोस्त, तो -3 को जब राइट साइड ले जाएंगे तो यदि ये 0 के बराबर हुआ, a-b-3 अगर 0 के बराबर है तो a-b 3 के बराबर होगा। और अगर आप इसको 11 के बराबर मान रहे हैं तो 11 और 3 14 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। -3 अगर राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा, अगर 0 होता है तो ये 3 कहलाएगा, और अगर 11 हुआ तो 14 कहलाएगा। अब यहीं से आप बोलेंगे कि a-b की जो मिनिमम वैल्यू है वो तो 3 है, और आप 3 लगा के बढ़ जाएंगे। और काफ़ी लोग 3 लगा के बढ़ गए होंगे, लेकिन दोस्त ये आंसर गलत है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके आगे कोई नहीं सोचता है। इसके आगे जब सोचेंगे तो बात उल्टा पर जाएगा। देखो क्योंकि मैंने ही बताया था आपको दोस्तों शुरू में ही कि या तो आप पहले वाले में से बाद वाले को घटाओ, यहां पर हमें अंतर देखना है, तो या तो आप फर्स्ट में से सेकंड को घटाओ या फिर सेकंड में से फर्स्ट को घटाओ। डिफरेंस का मतलब किसी में से भी किसी को घटाओ, आपको वैल्यू 0 या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो अभी हमने फर्स्ट में से सेकंड को घटा के चेक किया है, अभी सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, यानी कि जो b प्लस का 22 था इसमें से मैं माइनस करूंगा a और 19 को, ठीक है, और ये वैल्यू भी हमारी 0 या फिर 11 आनी चाहिए। बात समझ रहे हैं। अब यहाँ से देखो अगर मैं लिखूँ तो ये b - a कितना होगा भाई, 22 में से 19 जाएगा तो प्लस का 3, और ये हो जाएगा 0 और 11। यहाँ से आप कहेंगे कि b - a की वैल्यू कितनी आ जा रही है। देखो अगर ये 0 हुआ तो 3 उधर जाके माइनस होगा, 0 में से 3 को माइनस करेंगे तो -3, और अगर ये 11 होगा तो 3 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8। बात समझ रहे हैं। 11 में से 3 माइनस होगा तो 8 आ जाएगा। अभी ये b - a है, लेकिन सवाल में हमसे तो a - b पूछा है, तो इसको हम चेंज करते हैं, दोनों तरफ माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a - b, और ये 3 होगा या फिर माइनस का 8 होगा। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर दो वैल्यू आ गया, 3 या फिर माइनस का 8, और पहला वाला जो हमने मान निकाला था उसमें 3 और 14 है। अभी बताओ हमने 4 वैल्यू निकाला है, चारों में से सबसे लिस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है दोस्त, -8 सबसे छोटी है, इसीलिए -8 इस सवाल का आंसर हुआ। बात समझ रहे हैं कि नहीं। काफ़ी अच्छा सवाल है और चैलेंजिंग सवाल था, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि कुछ अच्छे लेवल के सवाल इसमें हैं जो आपको समझना चाहिए। आधा अधूरा अगर आप करके जाते हो तो डेफिनेटली आप 3 लगा के आ जाओगे, जो कि सरासर गलत है। आगे बढ़ता हूँ। वीडियो पसंद आ रहा है जरूर से वीडियो को लाइक और कमेंट करना। इस शिफ्ट के क्वेश्चन कैसे लगे ये भी बताना। चलो अगले सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल अपना क्या बोल रहे हैं, देखिए दूसरा सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है। ये भी सवाल ये कह रहा है कि दो ट्रेनें हैं, एक ही समय पर दो अलग अलग स्टेशनों से यात्रा शुरू करती हैं और क्रमशः 90 किलोमीटर/आवर और 70 किलोमीटर/आवर की स्पीड से एक दूसरे की ओर बढ़ती है, और जब वे मिलती हैं तब एक ट्रेन दूसरी वाली से 140 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है। तो आपको बताना है दोनों स्टेशनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। आराम से समझिए दोस्त, मैं एक बार इंग्लिश में इसको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो सवाल ये है मेरे भाई कि दो ट्रेन हैं, सेम टाइम पे वो अलग अलग यानी कि डिफरेंट स्टेशन से चलती हैं, ठीक है। सेम टाइम पे दो स्टेशन हैं अलग अलग, और दोनों स्टेशनों से दो ट्रेन सेम टाइम पर चलती हैं, और एक की स्पीड है 90 किलोमीटर/आवर, सेकेंड ट्रेन की स्पीड है 70 किलोमीटर/आवर। और जब वे एक दूसरे के साथ मिलती हैं, मतलब हुआ मीन्स व्हेन बोथ द ट्रेन्स आर मीट, यानी कि दोनों जब एक दूसरे से मिलती हैं, आप समझ लीजिए, तब जो फर्स्ट ट्रेन है वो सेकेंड वाली ट्रेन से 144 किलोमीटर मोर डिस्टेंस कवर कर चुकी है, ठीक है। यानी कि एक ट्रेन जो है वो दूसरी वाली ट्रेन से 140 किलोमीटर अधिक यात्रा तय कर चुकी है। तो आपको बताना है दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है। काफ़ी आसान सवाल है। देखो जब चलने का समय सेम है दोस्तों और मिलने का टाइम एक ही है, जैसे दो ट्रेनें 10 बजे चली और 11 बजे मिल गई, तो डेफिनेटली दोनों ट्रेन समान समय तक चली है। पहले ट्रेन भी 1 घंटा चली और दूसरी ट्रेन भी 1 घंटा चली। कहने का मेरा मतलब है दोस्तों कि ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टाइम क्या हो चुका है, दोनों के लिए सेम हो चुका है। अगर टाइम सेम है दोनों में दोस्तों, तो आपको पता है कि टाइम सेम होने के केस में डिस्टेंस का जो रेशियो होता है और जो स्पीड का रेशियो होता है वो सेम होता है।
जिसका स्पीड ज़्यादा वो ज़्यादा दूरी चलेगा, जिसका स्पीड कम वो कम दूरी चलेगा। तो जब टाइम सेम होता है दोस्तों, तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो अगर मैं स्पीड की रेशियो की बात करूं तो स्पीड देखो पहले वाले का 90 और दूसरे वाले का 70 है। अगर रेशियो निकालते हैं तो 9:7 होगा। स्पीड का रेशियो अगर 9:7 है तो डेफिनेटली डिस्टेंस का रेशियो भी 9:7 होगा। यहाँ पर देखो एक ट्रेन दूसरी वाली से कितना ज़्यादा चली है, 2 यूनिट ज़्यादा चली है, लेकिन सवाल में कितना ज़्यादा था दोस्तों, 140 किलोमीटर ज़्यादा था। अगर 2 यूनिट 140 किलोमीटर है, ध्यान देना 2 यूनिट अगर 140 किलोमीटर है दोस्तों, तो 1 यूनिट कितना होगा, 70 किलोमीटर। और हमसे पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो 9 7 16 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है। 16 7 112 होता है, तो 1120 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई टोटल। तो 1120 यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। अगला सवाल है कि एक डिनर पार्टी में 30 लोग रेस्टोरेंट में गए हैं, ठीक है। उनमें से 20 लोग में प्रत्येक ने 880 रुपये का भुगतान किया है। देखो 20 लोग, अगर हर एक लोग 880 दिया तो इसको आप एवरेज भी कह सकते हैं। एवरेज का मतलब सबका इक्वल होता है। आगे ये कह रहा है कि बाकी के जो लोग बच गए हैं 10 लोग, वो प्रत्येक ने टोटल जितना एक्सपेंडिचर आया है, टोटल जितना खर्चा आया है, उसके औसत से 110 रुपये अधिक भुगतान किया है। तो डिनर में कुल कितना खर्च हुआ है, बात समझिए। एक बार मैं और फिर से वापस से इसको बताने की कोशिश करता हूं, जरा समझिएगा। हिंदी वाले लोग तो इजीली पढ़ के समझ सकते हैं। देखो भाई यहाँ पे ये कह रहा है कि एक डिनर पार्टी में 30 लोग गए रेस्टोरेंट। 30 लोगों में 20 जो लोग हैं, ये 20 लोग में ईच पर्सन ने कितना कितना लगाया भाई, 880 रुपये का यहाँ पर पेमेंट किया। 20 पीपल, उनमें से ईच पीपल ने कितना कितना पेमेंट किया भाई, 880 रुपये का, 880 रुपीज़। बाकी के जो 10 पीपल रिमेनिंग हैं, वो कह रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर का जो एवरेज है, टोटल जो एक्सपेंडिचर है उसका जो एवरेज है उससे 110 रुपीज़ ज़्यादा इन्होंने पे किया है। बाकी के 10 लोग, हर एक लोग 110 रुपये ज़्यादा पे किया है। तो कह रहा है कि डिनर में कुल कितना खर्च आया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूँ कि डिनर में टोटल जो एवरेज खर्च आया, एवरेज मैं मान रहा हूँ ओवरऑल डिनर की, वो लेट से मैं क्या मान लूँ इसको, देखो मैं इसको मान लेता हूँ कि 100 रुपये का खर्च आया, ठीक है। एवरेज जो एक्सपेंडिचर आया ओवरऑल मिला करके वो 100 रुपये का आया। अब आप बोलेंगे भाई कि अगर मैं टोटल की बात करता हूं तो देखो 20 लोगों ने 880 रुपये का भुगतान किया है, तो 20 लोगों ने टोटल कितना भुगतान कर दिया, आप बोलेंगे 20 गुना का 880, ये तो 20 लोगों ने भुगतान किया, ठीक है। और प्लस में और बाकी के जो 10 लोग हैं ये कितने भुगतान किए हैं, सभी के एवरेज से 110 रुपये ज़्यादा, सभी का एवरेज मैंने x ले रखा है, इससे 10 ज़्यादा इन्होंने भुगतान किया है। और ये टोटल खर्च आ गया। और टोटल खर्च अगर आप निकालते हैं तो सबका एवरेज कितना है, x है, और टोटल लोग कितने हैं, 30। तो टोटल जो योग होता है, सम होता है, वो एवरेज इंटू का नंबर होता है। तो 30 लोग ने x खर्च किया तो कितना हो गया, टोटल 30x का खर्च आ गया। बात समझ रहे हैं। और हमें एक्चुअली में 30x ही बताना भी है, तो आप यहाँ से ये भी समझ सकते हैं कि 30 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए, यानी कि 1 0 तो हटा दो, तो 3 का मल्टीपल, तो 8 2 10 5 15, पहला वाला भी सारे 3 के मल्टीपल दिख रहे हैं। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 10x है और ये 30x है, तो ले जाकर माइनस कीजिएगा उधर, तो कितना रह जाएगा दोस्तों, 20x। 20x की वैल्यू कितनी आ गई, आप क्यों ना सबके जीरो को हम आउट ही कर दें, सारा जीरो कट रहा है, देखो सब में एक एक जीरो है, तो मैं जीरो को हटा ही देता हूँ, बेहतर होगा। देखो यहाँ से इस जीरो को मैंने काट दिया, यहाँ से इसको काट दिया, इसमें से इस जीरो को काट दिया, ठीक है, खेल खत्म। 88 दुना कितना होता है दोस्तों, 88 दुना होता है आपका 8 दुना 16 और 8 दुना 16 176, और यहाँ पे 10 है, तो 186 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, ये एक सुधर जाके माइनस हो जाएगा, 30x था एक्चुअली में यहाँ पे, तो जीरो तो कट चुका है, तो ये 2x रह जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 से अगर आप काटते हैं तो 9 और फिर 3, इतना आएगा 93। और हमें किसकी वैल्यू बतानी है, 30 की, तो इधर भी मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूं। आंसर नहीं आया क्या, नहीं आंसर तो नहीं आया, मतलब कहीं अच्छा यहाँ पे एक जीरो बच गया था ना, यही गड़बड़ है। देखो सारा बात हमारा सही है, सब कुछ सही है, बस यहाँ पर हम जीरो भूल चुके हैं, यहाँ पे एक जीरो लगना चाहिए ना, क्योंकि ये जीरो तो अभी रिमेनिंग है हमारा, ठीक है। अगर ये जीरो लगता है तो यहाँ पर भी जीरो आएगा, अगर जीरो लग गया तो ये अभी 5 आ जाएगा ना, फिर तो गलत काट लिया हमने। 1 मिनट रुक जाओ, अब वापिस से हमें इसको करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना था, 30x था, 20 लोगों ने इतना का भुगतान किया, बाकी के 10 लोग जो हैं वो सभी के एवरेज से 110 ज़्यादा भुगतान किए हैं। अच्छा 110 है यहाँ पे ना, ये भी गड़बड़ है, 110 ज़्यादा है, सॉरी फॉर द मिस्टेक।
चलो ये 110 हो गया, तो ये हमारा कितना आया था दोस्तों 1860 आया था। इसमें 110 और जोड़ लो 1860 में, तो 1860 में अगर 110 आप जोड़ते हो दोस्तों तो कितना आ जाएगा 1870 1970 आ जाएगा। तो 1970 यूनिट की वैल्यू अगर 3x है, 3x नहीं 2x एक्चुअली में, एक x तो जाके माइनस होगा ना 2x, तो 30x की वैल्यू हमें बतानी है। इसको मैं 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि ये 30x बन जाए। इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करो, अगर 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 15 से 105 होता है, यानी कि लास्ट में 50 आना ही आना है, दैट इज ऑप्शन ए। खेल खत्म है। आप देखो शुरू में मैंने ही थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, वरना ये सवाल उतना बड़ा नहीं था, ठीक है, ईजी ही था। डेफिनेटली मैंने मिस्टेक किया है, वरना ये आसान सवाल था। क्या किया मैंने, आप बात तो समझ ही रहे होंगे। बस मैंने दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये 30 बन जाए, और 15 से मल्टीप्लाई करने से देखो 5 को 7 से करोगे 7 × 5 = 35 का 0, और ये 0 यानी कि लास्ट में 50 आना ही आना है। खेल खत्म है। ऑप्शन जो पहला है इसका वो सही उत्तर है, ठीक है। अभी चौथे सवाल में हम आ चुके हैं। चौथे सवाल में आपको कह रहा है कि एक दुकानदार 2 रेफ्रिजरेटर सेम रेट पर बेचता है, एक पर उसे 40% का प्रॉफिट हुआ, सेकंड पर 40% का लॉस हुआ, ओवरऑल क्या हुआ, तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा, x²/100% का लॉस होता है ऑलवेज कब, जब प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज सेम हो और दोनों का SP सेम हो। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि 40 का स्क्वायर यानी 1600/100, तो 4 चौके 16%, 16% का क्या होगा लॉस होगा। अगले सवाल में कह रहा है कि इसका 9%, इसका 2.4% और इसका 40%, सबको आप प्लस या माइनस करके बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे। देखो भाई, इसका पहली बात मैं ये करूं, इसका 9% कितना होगा, तो आप ये भी कह सकते हैं कि 10% में से इसका 1% माइनस कर दो तो भी बात बन जाएगा। या फिर 9% निकालने का मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं दोस्तों कि देखो 10% कितना हो गया 550, और 1% 55 हुआ, 550 में से 55 घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा 495 आ जाएगा। तो पहली वैल्यू तो आपको 495 आ गई। 110 का 2.4%, 110 का अगर 2.4% निकालना है तो मैं इसमें से एक जीरो को इस पॉइंट से हटा देता हूं। अब आ गया हमारे पास 24% किसका 110 का, तो 110 का, अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे ही लिख लो कि 2.4 का हमें कितना परसेंट बताना है भाई 11%। देखो यहाँ पर एक बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ, आप ज़रा बात समझिएगा। मैंने यहाँ पर 2 जीरो काटा तो ये 1% की वैल्यू 11 हो गई, 1% की 11 हो गई, तो 24% की कितनी हो गई 24 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4 4 और 2 6 और 2 का 2, यहाँ पे पॉइंट भी आएगा 26.4 माइनस का 1600 का 40%, 10% 160 होगा, तो 4 गुना कर दो, 16 चौके 64, 640 आ गया। बस इनको कैलकुलेट कर लो दोस्त, तो ये 495, इसमें 26 जोड़ोगे तो ये 6 5 11 का 1 और 9 2 11 1 12 और ये 4.4, इसको माइनस करना पड़ेगा आपको 640 में से। अगर 0.0 लगाते हैं, देखो 0 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा लास्ट में, और पॉइंट का कितना आएगा दोस्तों, ये हो गया 9 में से 1 जाएगा तो 8। देखो पॉइंट इतना आ रहा है और माइनस में भी आना है, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा, क्लियरली दिख रहा है। कैसे मैंने बताया दोस्तों, देखो लास्ट में 0.86 आना है, और माइनस में भी, क्योंकि हम कम में से ज़्यादा घटा रहे हैं तो माइनस में आंसर आएगा ही आएगा। माइनस में 2 ही ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, जिनमें से लास्ट में 8.6 एक ही ऑप्शन में है, तो वो अपना सही उत्तर हो गया। और कोई मन में डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो आपको पूछने की ज़रूरत है और अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है। ट्रायंगल ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें सेंट्रॉइड है OAB की वैल्यू जो है वो 27, AO की लेंथ क्या है। काफ़ी सिंपल सा ये फिगर आपको याद होगा दोस्तों, दिस इज A B एंड C, और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, और यहाँ पर AO, देखो सॉरी मैं इसको क्या बना लूँ, AD मान लेता हूँ, और ये O जो है ये क्या है सेंट्रॉइड है। अगर O सेंट्रॉइड है तो AD क्या हो गया मीडियन हो गया, और मीडियन को सेंट्रॉइड 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि ये 2 हुआ तो ये 1 हुआ, 2:1 में बांटता है माध्यिका को कौन, केंद्रक, ठीक है। और हमें AO बतानी है, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है, बात समझ रहे हैं, 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 2 यूनिट की वैल्यू बताने के लिए हमें पूरा पहले AD निकालना पड़ेगा। AD क्या है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका होता है वो हाइट भी होता है, ध्यान रखिएगा, माध्यिका यानी कि मीडियन, हाइट, ऊंचाई या फिर कोण समद्विभाजक, सारी चीज एक ही लाइन होती है। तो हम यहाँ पर हाइट एक ही बार निकाल लेते हैं कि अगर साइड हमें 27 दिया है तो हाइट क्या होता है, दिस इज √3/2, और इनटू का साइड, तो साइड कितना है यहाँ पर 27। अगर ये हाइट का वैल्यू है, हाइट यानी कि 2 और 1 टोटल मिला के हाइट होगा, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, √3/2 और इनटू का 27,
तो हमें 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 2 यूनिट की वैल्यू बताने के लिए क्यों ना मैं 2 को इधर ला दूं, 3 को से तो इसको काट देते हैं, 9 × 27 और 2 को इधर ला दूं तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9√3। दिस इज द आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ता हूं और अगले सवाल पर आता हूं। a + b + c 0 है, a b c 12 है, तो aq + bq + cq क्या होगी। आपको ये याद होगा कि व्हेन a + b + c = 0 देन aq + bq + cq = 3abc। ये बात आपने पढ़ा होगा। तो 3 और abc की वैल्यू तो यहाँ पे 12 दे रखा है, दिस इज 12 × 36, 36 इज द आंसर, ऑप्शन सेकंड है। आगे बढ़ता हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला है कि ये एक राशि है यानी कि प्रिंसिपल है, 2 ईयर्स के लिए 9% पर एनम के रेट से CI आपको निकालना है कि कितना होगा। अगर ये एनुअल काउंट किया जाता है इसको तो ईयरली, ठीक है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एनुअल है। अब देखो 1 मिनट, आंसर तो दिख ही गया होगा बट कोई नहीं, चलो मैं यहाँ पर निकालता हूँ कि अगर 9% का 2 साल के लिए निकालना है तो डायरेक्ट मैं परसेंटेज अगर निकालूँ तो आपको पता है कि डायरेक्ट परसेंटेज क्या होता है, 9 दूना 18 और 0.9981, ये आएगा परसेंटेज 2 साल का CI। 2 साल का CI निकालना काफ़ी इजी है, जो दिया है उसको डबल कर दो और फिर उसका स्क्वायर पर पॉइंट लगा दो, ठीक है। तो 9 का डबल 18 और 9 का स्क्वायर 81 यानी कि 18.81। आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं a + b और + ab/100, दिस वन इज जो लगाते हैं आप ऐसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने ये बोल दिया मेरे भाई कि जो यहाँ पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था वो 9% दिया था और उसके हिसाब से 2 ईयर्स का जो CI निकल के आ रहा है अपना, CI ऑफ 2 ईयर्स दिस इज 18.81%। तो इसको आपको कैलकुलेट करना होगा। किसका ये परसेंटेज निकालना है भाई, आपको निकालना है ये 8950 का 18.81%। तो सिंपली देखो भाई, 0 से कोई लेना देना तो है नहीं, इसमें ये कह रहा है कि निकटतम पूर्णांक तक आपको निकालना है, ठीक है। यानी कि जो लास्ट में पॉइंट के बाद की वैल्यू आएगी वो लिखा नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम DS या लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर सकते हैं या मल्टीपल का कॉन्सेप्ट भी नहीं यूज कर सकते हैं। आप अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी करीब करीब है, ये 83 है, ये 85 है, तो ये ऑप्शन काफ़ी करीब हैं, ये ऑप्शन ज़रूर दूर दूर हैं, ये ऑप्शन करीब हैं, इसीलिए मैं अप्रॉक्सीमेशन करना नहीं चाहूँगा। मैं डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देखो पहले तो मैं इसको 18 से मल्टीप्लाई कर लूँगा और उसमें ऐड करूँगा 0.8 से। मैं इसको ये मान लेता हूँ कि ये जो वैल्यू है ये 18.8 है। बात समझ रहे हैं। मैं इस 1 को इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि 80 होगा, 8 लिखने का मतलब 0.80 और ये 0.81 है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो पहले हम 18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 8 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, यही बेहतर होगा हमारे लिए। और कुछ दिमाग लगाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा जल्दी कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो पहले मैं 18 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इस पूरे नंबर को। अगर मैं 18 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक 0 तो ऑलरेडी अवेलेबल है और 18 × 5 = 90 का 0 हाथ में 9 और 18 × 9 होता है, 1 मिनट यहाँ पर हो, 18 × 9 162 और कितना बचा था 9 2 11 171 हो गया और हासिल बच गया हमारे पास 17। तो 18 8 144 और 7 51 और 10 61, इतना होगा क्या, ये कुछ छूट गया लग रहा है। 18 8 144 है। अच्छा 144 में हमें कितना जोड़ना था दोस्तों, 17 जोड़ना था। तो अगर मैं 7 जोड़ूँ तो 151, 10 और जोड़ूँ तो 161, ये इतना आएगा लग रहा है। चलो चेक कर लेते हैं। और अभी हमें 0.8 से भी गुना करना है, ठीक है। डेफिनेटली 0.8 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको, तो पहले तो इस 0 को काट लेता हूं पॉइंट के लिए, फिर 8 से मल्टीप्लाई कर लूं तो 8 × 5 = 40 का 0 और 8 × 9 = 72 और 4 = 76, हाथ में बचेगा 7 और 8 × 8 = 64 और 7 = 71 71। ये इसमें ऐड कर लेते हैं भाई, 0 6 यहाँ पे 1 यहाँ पे 7 ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0 6 1 1 2 और 7 और 1 8 और ये 16। अभी देखो पॉइंट यहाँ पे चिपकेगा कि नहीं आपका, क्योंकि लास्ट में पॉइंट 2 0 के बाद था, सॉरी 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो ये लगभग 1682 आ रहा है और पॉइंट में हमने 1 छोड़ा है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर आंसर आएगा, बहुत हल्का सा ऊपर, ठीक है। तो 1682 के करीब में ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए ज़्यादा सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, काफ़ी आसान सवाल है। यहाँ पे आपको ये बोला गया है भाई कि x की वैल्यू क्या होगी, यानी कि थीटा की वैल्यू बतानी है। 3 cot² x + 7 cosec² x + 7 = 0 है। देखो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, देखो x के लिए ये बाउंडेशन है कि ये वैल्यू 0 और 90 के बीच में लाई करती है, और 0 भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है। सबसे पहले अगर ये 0 के इक्वल है तो मैं चाहूँगा
मुझे ये दिख रहा है दोस्तों कि ये जो नंबर है ये 7 है और ये माइनस का 7 है। अगर इसको मैं 1 बनाने में कामयाब रहूं तो ये हो सकता है कट के 0 बन जाए। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि जब ये 1 है तो ये वैल्यू हमारी 0 होनी चाहिए। तो क्या मैं इसको, अब एक बात बताओ कि कोसेक 1 कब होता है? कोसेक में 1 कब होता है दोस्तों? 90 डिग्री पे, क्योंकि ये साइन का उल्टा है तो साइन 91 होता है, तो कोसेक 90 भी 1 होगा। तो मैं एक बार 90 पे चेक करता हूँ इसको कि क्या ये 90 पे वैलिड है। तो देखो थीटा की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू अगर मैं 90 मान लेता हूं दोस्त, तो क्या होगा cot 90, तो क्या होगा cot 90 होगा cos 90 बाई sin 90। cos 90 0 होता है तो cot 90 तो 0 हो गया, तो इसका खेल खत्म हो गया। और cosec 90 1 होता है तो यहाँ पे केवल माइनस का 7 बचेगा और प्लस का ये 7, यानी कि ये वैल्यू 0 आ जा रहा है, यानी कि 90 डिग्री यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू बताओ कितना होता है? √3/2 स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। प्लस tan थीटा 45 पे कितना होता है? 1। सेक स्क्वायर 45, सेक 45 √2 होता है, स्क्वायर करने पर 2 हो जाएगा। और माइनस कोसेक स्क्वायर 30, तो कोसेक 30 साइन 30 का उल्टा यानी कि 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। अब ये देखो यहाँ पर दोस्तों 2 में से 4 जाए, आप एक बार ऐसे ही कर लो दोस्तों, ये 2 और 1 3 है, 3 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1 यानी कि 3/4 माइनस 1, तो ये -1/4 देगा आपको, यानी कि ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। देखो जो आसान है उसको जल्दी करना ही हमारा बेहतर है, जो आसान है उसको जल्दी कर लो और जो चैलेंजिंग है उसको मैं अच्छे से समझाने की खुद कोशिश करता हूँ। जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि इसको अच्छे से समझाने की ज़रूरत है तो मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि वो आपको हर एक तरह से समझ में आ जाए, और जो क्वेश्चन ईजी होता है उसको मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी बना के खेल खत्म किया जाए। अब ये 11 नंबर सवाल में दो संख्याओं का योग यानी कि सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 59 एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इक्वल टू 1150, देन वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, यानी कि दोनों के स्क्वायर का सम बताना है। काफ़ी ईजी है। देखो आप इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में लिख लो कि a + b कितना है? 59 है। ए बी कितना है? प्रोडक्ट कितना है? 1150, और हमें इनके स्क्वायर का सम बताना है a² + b²। एक बात आपको पता होगा कि a² + b² को मैं कैसे लिख सकता हूँ मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। दिस इज a + b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। इजिली सभी ने ये बात पढ़ा होगा, अगर -2ab कर दें तो a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब a + b का होल स्क्वायर यानी कि 59 का स्क्वायर। बताओ 59 का स्क्वायर कैसे कर सकते हैं दोस्तों? ये 50 से कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है, तो 9 का स्क्वायर 81। मैंने कई बार क्लास में ये डिस्कस किया है स्क्वायर कैसे करेंगे। और 9 ज़्यादा है तो ये 9 और बढ़ाएंगे, 9 इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 68। 68 का आधा कितना हो जाएगा? 34। तो ये तो हो गया इसका स्क्वायर। माइनस का 2ab, ab अगर 1150 है तो इसको डबल करेंगे तो ये 2300 बन जाएगा। सीधी सी बात है दोस्तों। तो क्या इसी को माइनस कर लें क्या? 81 में से 00 जाएगा तो लास्ट में 81 ही दिख रहा है, ऑप्शन ए हो गया। 34 में से 23 घटा दो तो ये लग रहा है मुझे 11 ही आएगा, 1181। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है किसी जनरल स्टोर में एक वस्तु जिसका मार्क प्राइस जो है वो है 35,600 रुपीज़, उस पर डिस्काउंट मिलता है आपको। डिस्काउंट मिलने के बाद उसका जो सेलिंग प्राइस हो जाता है वो हो जाता है 34,888 रुपीज़। तो आपको बताना है कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या है। सॉरी, चलो ये बताओ कि डिस्काउंट हुआ कितना, यहाँ पर डिस्काउंट कितना मिल रहा है। सीधी सी बात है, हम देखते हैं कि डिस्काउंट मिल कितना रहा है। तो हम माइनस करके चेक कर लेते हैं दोस्तों डिस्काउंट कितना मिलेगा। देखो इसको माइनस करो, 0 में से 8 जाएगा यानी 10 में से 8 जाएगा 2, फिर 9 में से 8 जाएगा 1, यहाँ पर बच जाएगा 5, तो 15 में से 8 जाएगा 7, और यहाँ बच गया कितना हमारे पास दोस्तों? 34। 712 का ही डिस्काउंट मिला है लग रहा है। ठीक है, चलो 712 का डिस्काउंट मिल गया कितने पे दोस्तों? 356 और 00 पे और इंटू का 100। यही करेंगे, जितना का छूट मिला, छूट बटा अंकित मूल्य गुना का 100, यही फॉर्मूला बन सकता है अगर आप बनाएंगे। तो इससे ये कट जाएगा और इसका तो ये डबल ही दिख रहा है, यानी कि ये 2 बार में कट जाएगा। दिस इज 2%। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा क्लियर नहीं आया है। यहाँ पर ये कह रहा है दोस्तों इसमें कि ये अलग अलग, चलो ये इमेज को मैं बड़ा कर सकता हूँ, इतना काम कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन को बड़ा करूंगा तो वो और आपको फटाफटा सा दिखने लगेगा, इजीली आपको विजिबल नहीं होगा। यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। सवाल में कह रहा है कि प्राथमिक, मिडिल एवं माध्यमिक, और ये अलग अलग, देखो ये अलग अलग लेवल के कक्षाएं हैं, अलग अलग लेवल के ये स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अलग अलग लेवल यानी कि अलग अलग क्लास के आप स्टूडेंट समझ सकते हैं। इसमें से ये कह रहा है दोस्तों कि यदि मिडिल क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने टोटल जो चंदा इकट्ठा किया है वो 6750 रुपये इकट्ठा किया है। मिडिल क्लास का मतलब कौन? देखो मिडिल क्लास यहाँ पे दिया गया है दोस्तों आपको, ये मिडिल क्लास यानी कि 30%। सवाल में ये मिडिल क्लास है, यानी कि 30% की वैल्यू हमें दे रखा है। कितना भाई?
एंड 50 रुपीज़। तो हमसे ये कह रहा है दोस्तों उच्चतर माध्यमिक यानी कि हायर सेकेंडरी जो है और साथ में सेकेंडरी दोनों मिला करके कितना लगाए हैं यहाँ पर। तो देखो ये हायर सेकेंडरी वाले हैं और ये सेकेंडरी वाले हैं, इन दोनों को ऐड कर लो 25% और 27%, 52% की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, इजीली बता पाएंगे 52% की। देखो ये 0 से 0 तो कट ही गया और 3 से इसको काट लो। अगर 3 से काटोगे दोस्तों 3 दूना 6 और 25 75। अब इसको 52 से मल्टीप्लाई करो, 25 दूना 50, बताओ लास्ट में 50 आएगा। ये कौन नहीं बता सकता है? ऑप्शन ए सही है, 9400। देखो लास्ट में 5 और 0 तो आना ही आना है। अच्छा एक बार चेक कर लें क्या, यहाँ पर मुझे लग रहा है 00 आएगा ना, क्योंकि 25 भी है और इसमें 4 है, 00 आएगा लास्ट में, 00 आएगा। ऑप्शन बी सही होगा। क्यों 00 आएगा? देखो सिंगल जीरो पे मुझे डाउट क्यों आ गया, क्योंकि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इससे, देखो ये 25 का मल्टीपल है, 25 इसमें है और इसमें 4 है। अगर 25 है, 2 बार 5 है और 2 बार 2 है, तो डेफिनेटली 2 जीरो लास्ट में आएगा। और 2 जीरो किस में है? ऑप्शन सेकंड में है। यही अपना सही उत्तर है और कोई नहीं है। ठीक है, इसको आप चेकआउट भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पर दोस्तों, एक आयत की लंबाई जो है वो चौड़ाई की 5 गुनी है, क्षेत्रफल अगर इतना है तो लंबाई बताइए। लेंथ इज 5 टाइम्स ऑफ ब्रेथ एंड द एरिया इज 3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको बताना है लेंथ क्या होगा। देखो दोस्त अगर लेंथ x है तो आप बोलेंगे कि ब्रेथ कितना होगा, उससे 5 कम है, और ये हमारा हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, और ये किसके बराबर है? एरिया 3125 के इक्वल। अब मैं ऑप्शन यहाँ से वेरीफाई करना चाहूँगा। अगर मैं लेंथ को 125 लेता हूँ, ये 125 अगर लिया तो ब्रेथ उससे 5 कम होगा यानी कि ये 120 कम होगा। इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, क्या ये आ जाएगा? बोलो। देखो अब जैसे ये 13 यहाँ पर 13 है, 130 है, तो ये 13 का मल्टीपल अगर होगा तो ही चेक करें, वरना नहीं चेक करें तो ही फायदा होगा। ये तो हम ले भी नहीं सकते हैं, वैसे जीरो वाला तो कोई लेंगे ही नहीं। अगर आप चेक भी कर रहे हो, देखो इसे मल्टीप्लाई पहले मैं कर लेता हूं, तो ये 12 25 60 आ जाएगा, यानी कि 1 जीरो 120 आ गया। अच्छा 5 गुनी है ना, सॉरी मैंने गलत लिख दिया ना, यहाँ पर 5 गुनी दिया था। मैं फिर से लिख देता हूँ, क्या भाई मिटेगा नहीं क्या? देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि 5 गुनी है चौड़ाई की। ठीक है, यानी कि दोस्त अगर चौड़ाई x है तो लेंथ कितना होगा? 5x, और ये वैल्यू कितनी आनी है आपका? 31 और 25। तो इसको तो मैं 5 से काट ही दूंगा, ये तो ईजी हो गया। 5 छक 30, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका 5 दूना 10 और 5 पचे 25। अगर x स्क्वायर की वैल्यू ये है दोस्तों, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। और हमसे बताना है आयत की लेंथ कितनी है, दैट इज 5x, 5 गुनी है वो चौड़ाई की। तो इसका कितना हो जाएगा दोस्तों? 625 का स्क्वायर रूट 25 होगा ना, 25 25 125, यानी कि ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए रख ही रहे थे, ऑप्शन ए सही भी है। चलो रखने वाला तो बात ही नहीं हुआ, अब रख के क्या फ़ायदा जब ये इजी ही निकल गया। तो अगला सवाल देखो, डीआई का सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 आपको ये दिया है। एक बार यहाँ पर क्वेश्चन इजीली आप पढ़ लीजिए पहले, ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए कि क्वेश्चन दिया क्या है, आपको समझना पड़ेगा। चलो मैं पढ़ के दिखाता हूँ एक बार सवाल क्या कह रहा है। यहाँ पर ये जितनी भी बातें हैं इसको पढ़ना जरूरी नहीं है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि यदि 2013-14 में 13-14 की तुलना में 14-15 में एक साथ सभी कंपनियों की जो सेलिंग है उसका एवरेज जो है वो 25% इंक्रीज हो गया है, तो 2013-14 में सभी कंपनियों का एवरेज कितना था? सेलिंग एवरेज ये बताना है कितना था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मुझे लग रहा है कि इसको यहाँ पे रखना चाहिए मुझे। चलो कोई बात नहीं, अब तो आंसर देख ही लिए होगे। देखो सवाल में क्या था मेरे भाई, सवाल ये कह रहा है, आप यहाँ पर एक बार ये इमेज देखिए जो दिया गया है। इमेज में क्या दिया गया है आप ये समझिए। यहाँ पर हटाओ इसको भी, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है मेरे भाई, देखो इसमें जो दिया है पहली बात समझिए कि ये 14-15 और 15-16 का दिया गया है। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर ये स्काई ब्लू वाली कलर है या ब्लू वाली कलर है, जो भी आप समझ लें, ये जो है ये डिनोट करता है 14-15 वालों को, और जो ये ऑरेंज कलर है ये डिनोट करता है किसको? 15 और 16 वाले को, 15-16 ईयर्स को। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल में ये कह रहा है दोस्तों कि यदि 13-14 वाला, देखो 13-14 वाला दिया नहीं है, 2013 से लेकर के 14 तक का ये दिया नहीं है वैल्यू, लेकिन ये कह रहा है कि जो 14-15 वाली वैल्यू है वो यहाँ से 25% इंक्रीज होकर गई है।
ठीक है। तो हमें वापस से 13-14 वाला बताना है। तो बताओ इधर से हमें वापस आना है। अब देखो 25% इंक्रीज होने का मतलब प्लस का 1/4 करना, यानी कि ये 5/4 हुआ है। अगर ये 5/4 हुआ है तो जो ये दिया है वैल्यू 14-15 वाले को, उसको मैं 4/5 से मल्टीप्लाई करूं तो वापस से शुरू पे आ सकता हूं। बात ध्यान दीजिएगा, यानी कि 25% बढ़ गया तो मुझे 25% घटाना है, सीधा मतलब यही है, ठीक है। चलो मैं निकालता हूं उल्टा कॉन्सेप्ट। अगर आपने मेरा कभी भी पढ़ा होगा किसी वीडियो में तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हमें 14-15 वाले निकालने की जरूरत है कि 14-15 वाला टोटल कितना है, क्योंकि जो 13-14 वाला है उसी से 25% बढ़ के 14-15 वाली वैल्यू आई है। तो हम पहले 14-15 निकालते हैं, कितना होगा 14-15 वाला, यानी कि ब्लू वाला सबको जोड़ना है। ब्लू वाला सबको ऐड करो, ये कितना आ रहा है देखो, पहले तो आपको यही ऐड करना पड़ेगा। चलो ऐड करते हैं, पहले हम फर्स्ट का 2 डिजिट ऐड करते हैं। ये 10 है, 10 और 9 19, 19 और 8 कितना हो गया 27, 27 और 13 कितना हो गया 40, 40 और 10 50, यानी कि 2 डिजिट तो हमने छोड़ा था तो ये 5000 आ गया, ठीक है। अब लास्ट का 2 डिजिट ऐड करो तो ये है 60 अपने पास, 60 और 50 कितना हो गया दोस्तों 110, 110 और 50 हो गया आपका 160, और यहाँ पर 60 और भी है तो ये हो गया 160 और 60 220 और 80 पूरे 300 हो गया। तो इसमें 300 और यहाँ पे लास्ट में एक 4 भी है तो ये भी ऐड करना पड़ेगा 304। अगर इसमें 304 ऐड कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा 5304 आ गया। तो 5304 2014-15 का है, लेकिन आपको पता है कि 13 वाले को 13-14 को 25% बढ़ाने पर इतना आया है। तो डेफिनेटली वापस अगर 13 वाला निकालना होगा तो हम ये लिखेंगे दोस्तों कि 5304 का 25% बढ़कर उतना हुआ था, तो मैं लिखूंगा कि ये कितना होगा 100/125 होगा। उल्टा जाना है तो मैं उल्टा लिख दूंगा 100/125। आप काट लो, इसको 5 से काटोगे दोस्तों 25 बार में, इसको 4 से, इसलिए मैंने 4/5 डायरेक्ट ही बोला था। आप इनको एक काम करो, इसको अगर मैं एक बार और 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूं तो नीचे कितना आ जाएगा हमारा दोस्तों 10 आ जाएगा। तो क्यों नहीं 4 दूना 8 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं डायरेक्ट, एक ही बार में खेल खत्म। नीचे मैंने क्या बना दिया दोस्तों, नीचे 10 बना दिया क्योंकि एक पॉइंट आ सके हमारा इजिली। 8 से अगर मैं गुना करूं इसको, कुछ गड़बड़ हो गया क्या लग रहा है, 4/5 से ही तो मल्टीप्लाई करना था, लेकिन नीचे अगर 5 है तो मुझे इसको 8 से गुना कराऊंगा। 8 चौके 32, लास्ट में 2 किसी में दिख ही नहीं रहा है, कहीं ये लास्ट का पूरा पूरा नहीं दिया है ऐसा तो नहीं। कुछ तो गड़बड़ है, क्या निकालना था, एक बार पढ़ते हैं वापस इस सवाल को। यदि 2013-14 की तुलना में 14-15 में एक साथ सभी कंपनियों की बिक्री कारोबार 25% वृद्धि हो गई तो 13-14 में एक साथ सभी कारोबार का कुछ कट रहा है लग रहा है सवाल में। 1 मिनट रुको, सवाल को थोड़ा छोटा करने दो, इसी को मैं इमेज को छोटा कर देता हूँ। अब इमेज इतना बड़ा रखने की अभी को, अच्छा देखो यहाँ पे कारोबार का औसत दिया था शुरू में और लास्ट में भी हमसे औसत ही पूछ रहा था। कोई बात नहीं, तो हम लास्ट में एक ही बार एवरेज निकाल लेते हैं। देखो शुरू में एवरेज अगर निकालते तो ये जितनी कंपनियां यहाँ पर है 5 कंपनियां 5 से गुना करते, फिर वापस से लास्ट में 5 से डिवाइड करते, तो वो काम हम एक ही बार बाद में कर लेते हैं। शुरू में हमें एवरेज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, लास्ट में जो वैल्यू हमारी आ रही है उसकी एवरेज निकाल लेंगे। तो ये जो टोटल वैल्यू हमारा आ रहा है ये तो सम आ रहा है। देखो अगर मैं यहाँ पर काट के दिखाऊँ कि ये कितना है, ध्यान दीजिएगा। अब अगर मुझे पता चल गया कि चलो हमें एवरेज ही बताना है, इनको हटाओ। अब एक बात समझिए, अब मैंने ये कहा कि 5304 जो है ये टोटल वैल्यू था कब 2014-15 में। तो अगर आप इसका एवरेज निकालने जाते हो तो 5 से डिवाइड करोगे, लेकिन अभी मैं 5 से डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं सबसे बाद में 5 से डिवाइड कर ले रहा हूँ। पहले मैं 2013-14 वाला निकालता हूँ कि 2013-14 का क्या रोल है। देखो अगर टोटल में वृद्धि होगा तो एवरेज में भी वृद्धि होगा। टोटल अगर 10% बढ़ेगा तो एवरेज भी 10% बढ़ जाएगा, और अगर टोटल 10% माइनस होगा तो एवरेज भी, यानी कि टोटल में जो चेंजिंग आती है या हर एक में जो चेंजिंग आती है एवरेज में सेम चेंजिंग आ जाती है। तो मैं यहाँ पे एक बात कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर मुझे 2013 और 14 वाला बताना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दोस्तों कि ये 5304 जो है ये तो 14-15 वाला है, लेकिन ये 25% बढ़ने पर हुआ है, तो वापस से मुझे आना है तो मैं लिख दूंगा ये 100/125 होगा, ठीक है। और ये हमारा टोटल सम हुआ। अगर ये सम है तो एवरेज निकालने के लिए हमें एक बार और 5 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 5 कंपनियां हैं तो मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा एवरेज निकालने के लिए। बस यही मैं 5 से काट रहा था 25 बार में, देखो
ये 5 से 25 बार में काट रहा था मैं, और ये 4 से 25 बार में। अभी ये मैंने काटने वाला खेल तो ख़त्म कर दिया। अभी हमें नीचे देखो, हमें चूंकि पॉइंट में आंसर दिया गया है तो इनको गुना करके और 25 से डिवाइड करना पड़ेगा, या आपके लिए बेहतर होगा कि नीचे अगर 25 बन रहा है तो इसको 100 बना दो। तो मैं 4/4 से गुना कर देता हूँ ताकि नीचे वाला 100 बन जाए, तो ऊपर भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ओवरऑल ऊपर 4 चौके 16 आ गया, 16 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये नहीं देख सकते हैं कि 16 है तो लास्ट में 4 से कटना चाहिए, लास्ट में 4 से कटने के लिए ये आंसर या ये आंसर होगा। ये जरूरी क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 2 स्थान तक दिया हुआ है, तो पूरा हो सकता है नहीं दिया हो, लेकिन नीचे 100 बन रहा है तो ये बात फिक्स हो गया कि लास्ट में पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट आने वाले हैं, यानी कि 4 से कटने वाला ही आंसर होगा। ये दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। चलो 16 से मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। 16 चौके 64, देखो 0 है, और अगर 4 चौके 16 से आप 0 4 को गुना करोगे तो पूरे 64 का 64 आ जाएगा। ये बात तो आप समझते हो, सिंपल सी गुना का बात है। ऑप्शन सी सही हो गया, कोई बात ही नहीं रह गया। अब यहाँ पर बोलो, नई बात समझे तो आप एक बार वापिस समझो दोस्तों। बात आपको समझाना मेरा कर्तव्य है, इसीलिए मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ। मैंने ये कहा मेरे भाई कि ये जो वैल्यू है 5304, ये 14 से 15 तक की वैल्यू है, और 13 से 14 वाले से 14 से 15 जो है वो 25% ज़्यादा है। तो मुझे वापस शुरू वाली वैल्यू चाहिए, तो मुझे 25% माइनस नहीं करना पड़ेगा, उसी को उल्टा लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लायर को उल्टा। कॉन्सेप्ट अगर आपने कभी भी मेरा वाला पढ़ा है तो जरूर आपको ये बात ज्ञात होगा। तो मैं लिख देता हूँ दोस्तों कि 5304 और गुना का 25% पीछे आना है मुझे, तो मैं 100 और ये 25% बढ़ने के बाद हुआ था तो 125 है, ठीक है। और ये टोटल योगफल है और मुझे एवरेज बताना है तो 5 से भाग करना पड़ेगा। अभी मैंने ये 5 से कटा दिया, ये 4 से कटा दिया। अब या तो इनको गुना करके मैं और 25 से डिवाइड कर लूँ, या बेहतर होगा कि नीचे जो 5 5 25 है इसको मैं 100 बनाने के लिए 4 से गुना करूँ, तो मुझे ऊपर भी 4 से गुना करना पड़ेगा। अब नीचे तो 100 हो गया है तो इससे बस पॉइंट इधर उधर होगा और कुछ उधर उधर होगा नहीं। तो ये 4 चौके 16 से मैं इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा तो जब 0 4 दिखा तो 16 चौके 64 ही आएगा लास्ट में। क्या ये बात क्लियर है क्या? आगे बढ़ो। 16 नंबर सवाल में 8.5 सेंटीमीटर वाला एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपको उसका एरिया बताना है। सीधी सी बात है कि एरिया बताना है तो दिस इज √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। 8.5 का स्क्वायर कितना होगा बताओ? लास्ट में जिसके 5 है स्क्वायर करना आसान होता है, आपने पढ़ा है कि अगर 85 का स्क्वायर करना है तो 8 है तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 8 है 72 और लास्ट में 25 लगा देंगे। तो क्या ये 72 25 आएगा? बात क्लियर है क्या? 4 से काटेंगे तो 18 चौक 72, 18 से शुरू होने वाला ऑप्शन अपना आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन सी। खेल खत्म। बोलो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर मैंने कर दिया। आपको पता है एक पॉइंट यहाँ पर आएगा तो पॉइंट में आंसर आएगा, वो तो बाद की बात है। लेकिन 4 से जैसे इसको डिवाइड करूंगे तो शुरू में 18 ही आएगा। देखो बटा में तो नहीं आने वाला है, ये तो खेल हटा दो, बटा में आएगा नहीं, ठीक है। बटा में कब आएगा? जब आप रेशनलाइज करोगे तब आएगा। लेकिन ये जब ऊपर ही √3 दिख रहा है, जब √3 नीचे आता तो रेशनलाइज करते हैं ना। आप इसे काट के भी चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं। अगला सवाल देखिए दोस्त, यहाँ पर अगला सवाल 17 नंबर। 40 √3 सरकमफ्रेंस है एक सर्कल का, तो आपको उसका एरिया और उसका डायमीटर बताना है। काफी इजी है। अगर सरकमफ्रेंस यानी कि 2πr 40 पाई के बराबर है तो आर कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 से काटेंगे तो 20। आर का मान अगर 20 है दोस्तों तो डायमीटर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा 20 दूना 40। और यहाँ से एरिया निकाल लो, एरिया πr² होता है, 20 का स्क्वायर 400 पाई। तो 400 पाई तो एरिया होगा और डायमीटर 40 होगा, तो 400 पाई और 40। पहले यहाँ पर क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल और बाद में व्यास। तो क्षेत्रफल यानी कि 400 पाई को पहले लिखेंगे और बाद में व्यास को, ये ध्यान दीजिएगा। ये चेंज करके भी नीचे दिया हुआ है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि ए का जो वेतन है वो 8:11 के अनुपात में इंक्रीज हो गया। जो सैलरी है ए का वो 8:11 की रेशियो में इंक्रीज हो गया। यदि उसका जो न्यू सैलरी है वो है 33,000, तो उसका जो ओरिजिनल या पहले वाला सैलरी था वो बताना है। तो मैंने बोला कि भाई 8 से ये 11 बन गया, और अभी जो वैल्यू है यानी कि 11 की वैल्यू अगर 13 के है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी? देखो ये 3 गुना हो रहा है दोस्तों, तो ये भी 3 गुना कर देंगे। 8 यहाँ 24 के, यानी कि 24,000 अपना आंसर होगा। खेल खत्म। आगे बढ़ो। 19 नंबर सवाल में वरुण और श्यान किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। वरुण और श्यान किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। श्यान और अनिल 4 दिन में। श्यान और अनिल कितने दिन में भाई? 4 दिन में। अनिल और वरुण उसे 6 दिन में कर सकते हैं। अनिल और वरुण उसे 6 दिन में कर सकते हैं। अनिल अकेले कितने दिन में करेगा? कोई बात नहीं, ये देखो डेज का आपको दिया गया है कि ये दिन इतने लगते हैं। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो कितना हो जाएगा भाई? 3 4 और 6 का जो एलसीएम होगा वो 12 होगा, यानी कि टोटल वर्क तो 12 करना है। बात समझ सकते हैं। अब ये 3 चौके 12, 4 तियां 12 और 6 दूना 12। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से भाई बात करूँ किसका? केवल अनिल का और किसका?
अनिल, वरुण और श्याम तीनों का अगर मैं बात करूं कि तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो क्या हम इनको जोड़ लें? अगर इनको जोड़ोगे तो 4 3 7 और 2 9। अगर तीनों की एफिशिएंसी 9 यूनिट है दोस्तों, तो केवल अनिल की एफिशिएंसी, पहले तीनों की एफिशिएंसी 9 यूनिट कब आई है? जब दो दो मिलकर काम कर रहे हैं। ध्यान देना, इसमें भी वरुण और श्याम थे, इसमें भी श्याम और अनिल, और यहाँ पर अनिल और वरुण, यानी कि दो दो लोगों ने काम किया है। तो आपको पता है ऐसे केस में जो एफिशिएंसी आती है सबको जोड़कर आधा करेंगे तो ये 9 का आधा कितना हो जाएगा? 4.5। अगर 4.5 तीनों की एफिशिएंसी है और केवल हमें अनिल का बताना है, केवल अनिल का एफिशिएंसी, तो बताओ इसमें से मैं किसको घटा दूं मेरे भाई? ध्यान देना, अब इसमें से अगर मैं इस वाले में से इसको घटा दूं वरुण और श्याम को, तो केवल अनिल की एफिशिएंसी बच जाएगा, क्योंकि इसमें अनिल, वरुण, श्याम तीनों हैं और यहाँ पर केवल वरुण और श्याम है। जब माइनस करेंगे तो केवल अनिल बच जाएगा, तो 4.5 में से 4 जाएगा तो 0.5 इसकी एफिशिएंसी आ गई। अब टोटल 12 यूनिट का काम कराना है 0.5 से, तो हम पॉइंट को हटाते हैं ऊपर और ये 5 से कट जाएगा, 24 बचे 120, 24 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर DI का सवाल है, दो इमेज यहाँ पर आपको दिए गए हैं। सवाल समझिएगा। पहले सवाल ये कह रहा है कि P और Q में कुल मिलाकर जो पास होने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका जो एवरेज है, और साथ ही P और Q में मिलाकर टोटल नामांकित होने वाले जो स्टूडेंट हैं उनसे उनका क्या परसेंटेज है। बात समझिएगा, P और Q में जो टोटल पास होने वाले स्टूडेंट हैं उनका एवरेज निकालिए, और ये जो एवरेज वैल्यू है वो P और Q में टोटल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स का कितना परसेंटेज है। तो पहले हम एवरेज निकालते हैं जो P और Q में जो P और Q में पास हुए हैं। देखो यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ पर एडमिशन होने वाले हैं, ये नामांकित का मतलब ये एडमिशन वाले हैं, और ये उत्तीर्ण वाले यानी कि ये पास होने वाले हैं। तो पास होने में P और Q का एवरेज बताना है। देखो P प्लस Q यहाँ पर 18 और 24 कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 और 10 30 और 12 42%। ये तो टोटल है, तो अगर एवरेज की बात करें तो वो 21% होगा, क्योंकि ये दो लोगों का है। ठीक है, अगर टोटल परसेंटेज में मैंने एवरेज निकाल दिया 21%, तो इसका 21% कह रहा है कि यहाँ पर जो टोटल आएगा उसका कितना होगा। तो यहाँ पर इसका देखो एवरेज जो है वो इसका 21% है, किसका? 3300 का। 3300 का 21% कितना होगा मेरे भाई? तो आप बोलोगे 21 गुना में 33 ही होगा, 21 इंटू का 33 यही होगा, क्योंकि 3300 का 1% 33 होगा, तो 21% 21 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो गया। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर जो दोस्तों P और Q से मिलाकर टोटल लोग हैं एडमिशन लेने वाले, उनका ये कितना परसेंट है। तो P और Q का टोटल यहाँ पर कितना है दोस्तों? 20 और 30 50%, यानी कि 5500 का 50%, इसका आधा होगा 5500 का 50% आधा। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ दोस्तों, हमें ये बताना है कि एवरेज यानी कि 21 इंटू का 33 जो है ये कितना परसेंट है किसका भाई? 55,000 के आधे का 50%, यानी 55,000 का आधा। तो मैं 2 ऊपर लिख देता हूँ और इंटू का 100 परसेंटेज निकालना है। तो ये 2 0 से 2 0 और ये 11 पचे 55 और ये 11 यहाँ 33, तो ऊपर आ गया 3 दूना 6 21 छक होता है कितना? 126 का डबल कितना होगा दोस्तों? 26.4 264 होगा ना, 254 शायद, ऐसे कुछ सही कर रहा हूँ मैं, एक बार चेक कर लूँ। 3 दूना 6 और 21 छक कितना होता है? 126। 126 का डबल तो लास्ट में 2 आएगा ना, यानी कि ये आंसर होगा। बात क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई मेरे, यही आंसर आने वाला है। आगे बढ़ जाएं। मैंने कैसे कैलकुलेट किया? देखो भाई, ये मैं बताता हूँ, यहाँ पर एक बात समझो। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया? 6 आ गया, 3 2 6। ठीक है, अच्छा इसमें भी 3 है तो आप 9 का मल्टीपल भी तो देख सकते थे, या यूनिट डिजिट भी देख सकते थे यहाँ पर कि यूनिट डिजिट क्या होने वाला है। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर मैंने बोला कि नीचे 5 है, अगर इसको 10 बनाना हो तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो ना, यही बात बेहतर होगा पॉइंट में जब लाना है। तो ये 2 दूना 4 3 12 और 2 एकम 2, लास्ट में 2 ही आएगा, यूनिट डिजिट ही लगा लो, कोई खेल खत्म करो इसका भाई। 480 का 25% मतलब 1/4 होता है, तो 480 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 चौके 48 यानी कि 120 हो गया, प्लस 500 का 3%, 500 का 30% कितना होगा? 10%, तो 50, तो ये 150 हो गया। 90 का कितना परसेंट है ये बाद में देखेंगे, 90 का कितना परसेंट है। 900 का 35%, यानी कि 35 गुना में 9, 35 गुना में 9 कितना होगा भाई? 350 से 35 कम होगा, यानी कि ये कितना होगा भाई? 315 होगा। बात यही है। इनको ऐड कर लो भाई, ये कितना हो गया? 270। 270 को उधर ले जाकर माइनस करोगे तो ये जो बॉक्स है खाली, ये 270 इसमें से घटा दोगे तो ये कितना बच जाएगा? 45। अब ये बॉक्स का मतलब था 90 का कितना परसेंट है? 90 का कितना परसेंट 45 होगा बताओ भाई? 50%। ये तो खेल खत्म हो गया, इजी ही निकला।
अगला सवाल है, यदि दो संख्याओं का अंतर 5 है मेरे भाई, तो उनके घनों का भी अंतर दिया है, यानी कि 2 नंबर्स का डिफरेंस है 5 डिफरेंट। मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको एल्जेब्रिक फॉर्मेट में, a माइनस बी 5 है, इनके घनों का यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब दिया गया है कितना दोस्तों 1850। तो आपको इनके वर्ग का अंतर बताना है। वर्ग का अंतर से मेरा लेना देना क्या है भाई, कि हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताना है। बोलो, ये बात तो क्लियर है। ये सवाल देख के आप ये समझ गए होंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी इंटू का a माइनस बी, यही बात होता है। a माइनस बी तो हमें पता है कि 5 है, a प्लस बी निकालने की ज़रूरत है। निकाल लो a प्लस बी कितना होगा इजीली। यहाँ से देखो ये वैल्यू से, यहाँ से हम a प्लस बी निकाल लेंगे। पहले तो a b ही निकालना पड़ेगा मुझे लग रहा है, तभी a प्लस बी निकल पाएगा। चलो हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। ये कितना होता है दोस्तों, a माइनस बी का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब 125 माइनस का 3ab इंटू ए माइनस बी। तो 3ab इंटू ए माइनस बी, तो इस 5 से गुना कर दो, 5 यहाँ 15ab आएगा और इक्वल टू का ये कितना है 1850 है। ध्यान दीजिएगा। अब अगर 125 को उधर ले जाकर माइनस करेंगे दोस्तों, तो 15ab की वैल्यू कितनी होगी, 125 पहले 25 ही माइनस कर लो तो 1825 हो जाएगा, उसमें से 100 और माइनस कर दो तो ये 1725 हो गया। तो यहाँ से ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 15 एक बारी में कटेगा और 2 2, तो फिर से 15 एक बार में और 15 पीछे 75। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास दोस्तों, 115 आ गई। अब हम A प्लस बी निकाल सकते हैं डेफिनेटली। तो A प्लस बी निकालने के लिए हमें पहले A प्लस बी के स्क्वायर पे काम करना होगा मेरे भाई। A प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलेंगे A प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, यही होता है। अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हमें ज्ञात नहीं है, तो इसके जगह पर वापस से मैं फॉर्मूला लगाऊंगा a माइनस बी वाला। तो ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और साथ में हमें इसमें 2ab ऐड करना रहता है, तो ये ओवरऑल 4ab बना देगा। देखो 2ab इसमें जोड़ना रहता है, तो 2ab और है पहले से भी, तो ये 4ab हो गया। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, ये तो 25 हो गया, प्लस का ab की जगह पर अगर मैं 115 रखूंगा तो 15 चौके 60 और 4 एकम 4, ये 460 आ जाएगा, यानी कि ये 485 आ गया हमारे पास। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी स्क्वायर था, स्क्वायर के साथ a प्लस बी की वैल्यू 485 है, तो केवल a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, रूट का 485, यही होगा रूट का 485। एक मिनट, ये आ गया a प्लस बी की वैल्यू अगर रूट का 485 है, तो ईजिली अब हमें जो चाहिए वो मैं लिख ही सकता हूँ। हमें क्या निकालना था यहाँ पर, ध्यान देना, हमें ये बताना था कि ये वैल्यू कितनी होगी। एक मिनट, ये तो कलर तो दिख ही नहीं रहा, ये वैल्यू हमें बतानी थी। तो ये मैं इजीली लिख सकता हूँ कि a प्लस बी हमारे पास कितना आ गया है, रूट का 485 आ गया है, और a माइनस बी तो 5 ही था, तो 5 रूट 485, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ गया मैं। देखो अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे बोला गया है दोस्तों कि ये अलग अलग लोग हैं, इनकी बात मानो ही मत, डायरेक्ट मैं निकालता हूँ कि ई ने सभी विषयों में मिलाकर कितना परसेंटेज अंक ऑब्टेन किया है। ई का परसेंटेज जो मार्क्स है वो कितना है, तो यहाँ पर ई देखो ये भी कह रहा है कि ईच सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। ठीक है, तो मैं निकाल लेता हूँ कि ई का टोटल कितना होगा। देखो इसमें 60 है, 50 है और 70 है, तो 7 5 12 और 6 18, 180 नंबर इसने लाया है टोटल 3 सब्जेक्ट में। 3 सब्जेक्ट का टोटल कितना होगा मेरे भाई, हर एक सब्जेक्ट अगर 100 नंबर का है तो 3 सब्जेक्ट 300 का होगा। बस ये दो एक ये काट लो आप, 0 से 0 और इंटू का 100 भी तो होगा, परसेंटेज निकालना है, तो ये 1 0 से 1 0, 3 6 18, तो ये 60% आ गया अपने पास, 60%, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि दोस्तों कि 2 tan x प्लस 3 cot x इक्वल टू 5 है, तो ये वैल्यू बतानी है। देखो इस सवाल में थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करो यहाँ पर कि जो पूछा जा रहा है आपसे, ये 2 tan x का स्क्वायर है ये वाला, और 3 cot x का ये स्क्वायर है। यानी कि अगर मैं इसको a और इसको b मानूं तो ये डेफिनेटली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूछ रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब बताओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आप कैसे निकालते हैं, तो आपको पता होगा कि ये निकालने का बेहतरीन तरीका यही है कि a प्लस बी का स्क्वायर और माइनस का 2ab करते हैं। बात क्लियर है कि नहीं? a प्लस बी का स्क्वायर यानी कि a प्लस बी तो हमारे पास 5 हो गया, यानी 5 का स्क्वायर 25, माइनस का 2ab, तो 2 इंटू a की जगह पर हम क्या लिख लें दोस्तों, 2 tan x, और b की जगह पर क्या लिख लें हम, 3 और cot x। अब cot और tan तो कट जाएगा क्योंकि इनकी वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया 25, और माइनस का 2 दूना 4 3 12, 25 में से 12 जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए बी और ए सी बाह्य बिंदु ए से सेंटर ओ वाले एक सर्कल पर 2 टेंजेंट्स हैं, और टेंजेंट्स जो हैं वो ए बी और ए सी पॉइंट बी और सी पर सर्कल को टच करते हैं। आपको एंगल एक बी ए सी दिया है और आपसे एंगल ओ सी बी पूछ रहा है। ध्यान से बात समझिए, पहले मैं एक बार डायग्राम भी बनाऊंगा इसमें, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर एक सर्कल है ऐसे, ये सर्कल हो गया। अब बात समझिए यहाँ पर दोस्तों, सर्कल में कह रहा है कि दो टेंजेंट हैं ए बी और ए सी। तो यहाँ से एक टेंजेंट मैंने बना दिया, टेंजेंट जैसा ही बनाएंगे। ये एक हो गया, एक यहाँ से हो गया, ठीक है। ये ए है, एक तो ए बी है और एक क्या है अपने पास ए सी है, और सेंटर क्या है दोस्तों, ओ है। इनको मैं मिला देता हूँ। अब ये कह रहा है कि एंगल बी ए सी, देखो बी ए सी जो है 118 है, ये एंगल कितना है, 118 है। और हमसे पूछ कौन सा रहा है, तो आप देखेंगे कि भाई कि हमसे पूछ रहा है ये वाला एंगल। यहाँ पर एक और बात लिखा है, एक मिनट, ये कौन सा सिलेक्ट हो गया, यहाँ पर ओ सी बी पूछ रहा है, ओ सी और बी यानी कि इसको अगर मिला दें तो ये एंगल पूछ रहा है। अब देखो ये एंगल जो है इसको मैं थीटा लिख दूँ, और अगर इसको भी थीटा लिख दूँ, क्योंकि ये दोनों रेडियस है तो दोनों वैल्यू थीटा थीटा होगा। तो आपको ये याद रखना है कि ये थीटा जो होता है ये इसका आधा होता है, 118 का आधा, यानी कि ये 59 डिग्री होगा। अब ये अगर आप पूछना चाहते हो कि ये कैसे हुआ दोस्तों, तो ये कई बार मैंने डिस्कस कर रखा है। मेरी कोई सा भी ज्योमेट्री जो प्रीवियस ईयर की है, जैसे CHSL का टोटल ज्योमेट्री 2019 वाला, या फिर CGL प्री का टोटल ज्योमेट्री देख लो, या CGL मेंस का टोटल ज्योमेट्री देख लो, जो टॉपिक वाइज मैंने कवर किया है उसमें से किसी भी वीडियो में आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि ये सवाल काफ़ी बार रिपीट हुआ है, एक दो बार नहीं, बहुत बार। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।